चलिए कंफर्म कीजिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? कंफर्म करो। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट वन के कुछ सवाल जो आप लोगों ने दिया है, और एक दो सवाल मैंने वैसे ही ले लिया है, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आप में से कुछ स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, जिस तरह के सवाल आप लोगों ने भेजा है ना, इसे समझ में आ रहा है कि बिल्कुल ही नए हो, आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट ही देने जा रहे हो, तो थोड़ा सा उसके लेवल को आप लोग बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी जिन सवालों को आपने पूछा है वो सवाल बहुत आसान है, ठीक है? और आसान नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो लेवल 1 के सवाल हैं, कुछ लेवल 2 के भी हैं। तो जो लेवल 1 के सवाल हैं, और जिन जिन लोगों ने पूछा है, नाम यहाँ पे हम किसी का नहीं लेंगे, तो जिन जिन लोगों ने पूछा है, एक तो जो मेंटरशिप वाले सेशन में मैसेज कर देना जो क्वेश्चंस अगर आपके हैं इसके अंदर, और दूसरा आप बात कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं हट जाता हूं, दिख जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 1498 में वास्को डी गामा भारत एक हिंदुस्तानी व्यापारी अब्दुल मुनीद नायक की मदद से पहुंचे। अब्दुल मुनीद नायक किस राज्य से संबंधित थे? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल। देखो इसका आंसर है बी, गुजरात, ठीक है? आंसर इज बी, गुजरात। और ये जो अब्दुल मुनीद हैं, इनके पास मैप वैप था, ये पहले से ही व्यापारी थे, तो इनको वास्को डी गामा ने पकड़ लिया, इट मींस की मतलब कैद नहीं कर लिया है, वास्को डी गामा ने इनकी मदद से ये इंडिया पहुंचे थे। केप ऑफ गुड होप होते हुए इनके पास मैप था, वो रास्ता इनको पता था, तो ये लेके इंडिया आए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और वास्को डी गामा, इसमें फैक्ट एक और ये भी है कि जो वास्को डी गामा 1498 में पहुंचे थे, उस समय कालीकट का राजा जमोरिन था। जमोरिन को लेके याद रखना, जो जमोरिन है वो एक्चुअली टाइटल है। जैसे सीता जी के पिता का नाम क्या था? जनक, है ना? तो वो जनक जनक नहीं था, वो जनक नाम नहीं है, जनक एक टाइटल है। जो भी राजा होते थे उस समय मिथिला के, उनको जनक कहा जाता था। उनके पिता का नाम सिरध्वज जनक था, ठीक है? उसी तरह से जो जमोरिन है वो टाइटल था जो कालीकट के राजा लिया करते थे। क्लियर? आगे चलते हैं। 9 नंबर सवाल, तो ये आसान सा सवाल था। ये सवाल अगर आपने पूछा है तो थोड़ा सा उसको और ठीक करना है। 9 नंबर के सवाल को देखते हैं। वाटरलू की जो नीति है, वाटरलू की जो पॉलिसी है, देखिए उसको किससे संबंधित है? वास्को डी गामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क या डुप्ले? वास्को डी गामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले। आंसर क्या होगा? देखो, आप चूंकि टेस्ट दिया है आप लोग, तो आंसर पता ही होगा। अब्दुल मुनीद, सॉरी 8 है ना, तो इसके अंदर अल्मीडा साहब जो हैं, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दरअसल आपको पता है, एक चीज समझो, अगर भारत पुर्तगीज के हाथ में होता तो भारत की दुर्दशा और माने भारत की स्थिति और खराब होती। अंग्रेज फ्रांसीसी और पुर्तगाली से बहुत अच्छे थे। पुर्तगीज तो स्टार्टिंग में गए और लास्ट में उनको भगाना पड़ा, तो वो तो सत्ता देते नहीं। तो ये समझो कि ब्रिटिश के हाथ में था तो हम लोग वॉश से थोड़े से ठीक कंडीशन में थे, पुर्तगीज के हाथ में होता तो क्या होता भारत का पता नहीं। तो वाटरलू की जो नीति है, वाटरलू की जो पॉलिसी है, वो एक्चुअली फ्रांसिस्को डे अल्मेडा की है, का है। वो पुर्तगीज गवर्नर हैं और इनका मकसद था हिंद महासागर पे प्रभुत्व स्थापित करना, ठीक है? हिंद महासागर को कैप्चर में लेना चाहते थे। उनकी जो नेवी थी वो मजबूत थी, उसके आधार पे, और आसपास की जो भी कोस्ट पे आते थे, सॉरी, उनको वो पकड़ लिया करते थे। इसी कारण से पुर्तगीज का एक बार झगड़ा भी हो गया था अंग्रेजों के साथ। क्लियर? आगे चलते। 17 नंबर का सवाल, 17 नंबर का सवाल है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु पुर्तगीज गवर्नर नीनो डी कुन्हा से हाथापाई के दौरान जहाज से गिरने से हो गई? किस शासक की मृत्यु पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा से हाथापाई के दौरान जहाज से गिरने से हो गई? सिकंदर शाह, बहादुर शाह, सुलेमान शाह, जफर शाह। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा बी। ये एक्चुअली वही बहादुर शाह है
ये वही बहादुर शाह है जिसके साथ रानी कर्णावती की लड़ाई हुई थी, रक्षाबंधन का त्योहार, हुमायूं, ठीक है। तो ये वही बहादुर शाह है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ और चीजें यहाँ पे देख लो कि ये जो बहादुर शाह है, जब रानी कर्णावती की स्टोरी आती है तो उसमें कहा जाता है कि ये वहां पहुंच चुके थे हुमायूं के पहले। एक और स्टोरी है कि ये और बहादुर शाह के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। क्या है, अब ये जब नीनो डी पुनः से मिलने के लिए गए तो ये शिप पे मिलने के लिए गए थे और उस बीच में इनसे हाथापाई हो गई, तो जहाज से गिरने के कारण इनकी डेथ हुई और वो एक एक्सीडेंटल डेथ था। ऐसा नहीं था कि इंटेंशनली उनको गिराया गया था, ऐसा माना जाता है इतिहास में। अब सही गलत का तो नहीं पता, तो उस कारण इनकी डेथ हुई थी, ये फैक्ट है। आगे चलते हैं। 26 नंबर का सवाल, 26 नंबर का सवाल है, देखिए क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा व्यापार करने का चार्टर दिया गया। उस समय कंपनी का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? पूर्वी द्वीप समूह से मसाले और काली मिर्च की प्राप्ति, पूर्वी द्वीप समूह से बहुमूल्य रत्न की प्राप्ति, पूर्वी द्वीप समूह से संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, पूर्वी द्वीप समूह को पूर्णतः अपने अधिकार में लेना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने जब ट्रेड करने का चार्टर दिया तो उसका पर्पस क्या था? एक बार फिर से ट्राई करो। देखिए, आप लोगों में जो गलती यहां पे हुआ है वो गलती हुई है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ऑप्शन सी के बीच में, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के बीच में, ठीक है। ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, फिर से पढ़िए हमारे साथ। पूर्वी द्वीप समूह, इंग्लिश में यहां पे लिखा है, पूर्वी द्वीप समूह से मसाले और काली मिर्च की प्राप्ति, और तीसरा पूर्वी द्वीप समूह के संपूर्ण व्यापार पे एकाधिकार। ऐसा नहीं था। पूर्वी स्टार्टिंग की जब बात होगी ना, तो स्टार्टिंग में वो मसाले और काली मिर्च का व्यापार ही करना चाहते थे, और सारे यूरोपीय जब आए थे तो वो एज ए ट्रेडर आए थे, यहाँ पे कोई अधिकार करने का इंटेंशन नहीं था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापारिक एकाधिकार के नाते ही यहाँ पे आई थी, ये फैक्ट है। तो थर्ड में कंफ्यूज नहीं होना, वो तो जब यहाँ पे आ जाता है ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होने के बाद, यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन देखने के बाद उसके मन में लालच आता है, जब यही स्थिति है तो हम ही आ जाते हैं यहाँ पे, हमें अधिकार कर लेते हैं। चलिए आगे 27, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? पहला, 1599 में ब्रिटेन में मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने पूरब की ओर व्यापार करने का कंपनी को चार्टर दिया। 1608 में ब्रिटिश प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के लिए लिखा गया जेम्स प्रथम का पत्र जहांगीर को सौंपा। इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है? देखो, इस ऑप्शन को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको, और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो सबसे पहले बता दे कि सी होगा। आंसर इज सी, ये है। लेकिन ये इसको, इन सवालों को, जब कुछ लंबा सवाल आए ना तो डरना नहीं है, डर के गलती हो जाती है। जब इस तरह के सवाल आए तो आपको याद ध्यान रखना है कि जो बड़े ऑप्शन होंगे, खासकर उसी ऑप्शंस के अंदर आंसर होते हैं। तो जो बड़ा वाला ऑप्शन है ना, उसके एक एक शब्द को ठीक से पढ़िए। इसको आइए पढ़ते हैं। 1608 में ब्रिटिश प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस जहांगीर के लिए, ठीक है, ये जहांगीर के लिए जो शब्द है ना, इसको घेरो, लिखा गया जेम्स प्रथम का पत्र जहांगीर को सौंपा, ये गलत है। जहांगीर के लिए नहीं लिखा गया था, अकबर के लिए लिखा गया था। उनकी डेथ हो जाती है, जहांगीर को ये लेटर मिलता है। लिखा गया था अकबर के द्वारा, जेम्स प्रथम नहीं लिखा है, तो उसी के अंदर से निकल गया ना आंसर। तो बड़े जो सवाल होते हैं वो सिर्फ डराते हैं, और आपको डरना नहीं है, उसको ठीक से पढ़ना है बस। क्वेश्चन 32 देखो क्या है। 1698 में ब्रिटिश ने कालिकाता, सूतीनाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर कोलकाता की स्थापना की। चलो पहला। दूसरा, 1680 में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा कंपनी पर जजिया टैक्स लगाया गया, जजिया कर लगाया गया। तीसरा, 1717 में फर्रुखसियर के समय एक फरमान के द्वारा बंगाल में व्यापार करने की सुविधा ब्रिटिश को प्राप्त हो गई। और डी ऑप्शन कहता है एलिजाबेथ ने प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए कंपनी को व्यापार करने का चार्टर दिया, जिसे बाद में
एलिजाबेथ के द्वारा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, एलिजाबेथ के द्वारा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ये आपका सवाल है। इन सवाल में दिक्कत क्या है? पहला ऑप्शन पहले देखो तो ठीक है, कालिकाता सूतीनाथा गोविंदपुर की जमींदारी लेकर कोलकाता की स्थापना हुई, एकदम सही है। मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा कंपनी पे जजिया लगाया गया था जिसका विरोध हुआ था। फर्रुखसियर के समय एक फरमान हुआ था जिसमें बंगाल में व्यापार करने की सुविधा दी गई थी। जब उनको एक घाव हुआ था, हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर ने ऑपरेट किया था और उनको ठीक किया था, तो उस खुशी में इन्होंने कुछ पैसे पे ये सुविधाएं दी थी। लास्ट ऑप्शन क्या कहता है? एलिजाबेथ ने प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए कंपनी को व्यापार करने का चार्टर दिया। यहीं पे मामला फंस गया। जो डी लाइन है वो पहले ही 15 साल 15 वर्ड हिंदी के बीच में निकलता हुआ दिख रहा है आपको। जैसे ही आपने इस 15 को देखा, आपको याद आ गया कि अच्छा हाँ, पहली बार तो 15 ही साल के लिए दिया गया था, आगे बहुत पढ़ने का कष्ट नहीं किया, आंसर गलत, ऑप्शन गलत हो गया। तो यहां पे ध्यान रखना, ये 15 ही साल के लिए दिया गया था और उसके बाद एलिजाबेथ के लिए अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाया गया। अनिश्चित काल के लिए जब चार्टर आना हुआ ना, 20-20 साल के लिए बढ़ा और उसके बाद जाके लास्ट में 1953 के बाद समाप्त हो गया। 1953 का जब आया था ना, उसमें अनिश्चित काल की बात की गई थी, उसके पहले नहीं की गई थी। और टाइम टू टाइम अगला बाद में 20-20 साल के लिए बढ़ाया गया। बस यही था यहाँ पे, क्लियर। और वो भी जब चार्टर एक्ट आने लगा उसके बाद। इसको देख सकते हो। चलिए देखिए, इनमें से किसका संबंध, किस स्टेटमेंट का संबंध इंटरलोपर से? इंटरलोपर कौन होते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समानांतर पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने वाले स्वतंत्र व्यापारी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने जहाज को व्यापार के प्रयोग में लाने के एवज में ली जाने वाली राशि, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनके क्षेत्र में व्यापार करने के लिए जारी की गई चुंगी, इनमें से कोई नहीं। चुंगी मतलब कस्टम ड्यूटी, इनमें से कोई नहीं। किसका संबंध इंटरलोपर से? देखो, इंटरलोपर भी एक तरह के व्यापारी होते थे। आंसर इज ए। इंटरलोपर भी एक तरह से व्यापारी थे। एक्चुअली जो व्यापार होता था पूर्व के देशों के साथ, तो उसके लिए तो ऑथराइज्ड ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन उसी के समानांतर यानी पैरेलल कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स और उनकी कंपनियां एक्टिव थी, जो एक तो सपोर्ट फॉर्म में थी, डायरेक्ट लीगल तरीके से भी थोड़े बहुत और थोड़ा इलीगल तरीके से भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पैरेलल में वो भी ट्रेड किया करते थे अलग अलग तरीके से। उन्हीं को यहां पे इंटरलोपर कहा जाता है। तो आंसर इसका ए होगा। तो ये थोड़ा सा, ये अगर सवाल आपने पूछा है तो कोई बात नहीं है, ये सवाल आप पूछ सकते हो। निम्नलिखित में से किसका संबंध रिजविक संधि से? रिजविक की संधि, रिजविक ट्रीटी से किसका संबंध है? देखिए, अंग्रेज के द्वारा पौंडीचेरी पे कब्जा करना, डच के द्वारा पौंडीचेरी को लौटाना, मॉरिशस पे फ्रांसीसियों का कब्जा करना, इनमें से कोई नहीं। दरअसल हम लोग बात कर रहे हैं रिजविक संधि की। आपको याद करना होगा कि रिजविक संधि कब हुई थी, ये ध्यान रखना है। पौंडीचेरी, और यहाँ पे पौंडीचेरी जगह है। डच को याद कीजिएगा, डच ने उस पर कब्जा कर लिया था। और फ्रांसीसी को याद करना, जब उसने उसको लौटा दिया था। डच के द्वारा पौंडीचेरी को लौटाना, किसको लौटाना? फ्रांसीसी को। याद रखना, डच बहुत ही पावरफुल थे। वो अलग बात था कि उनका इंटरेस्ट इंडिया से चला गया और श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलाया की तरफ चला गया। अदरवाइज डच अच्छा खासा टक्कर देने वाले थे, लेकिन उनको लगा कि यहाँ पे कंपटीशन में इन्वॉल्व होने से बेहतर है उधर जाके आराम से रिलैक्स होके काम करो। तो डच यहां से चले गए। लेकिन डच ने पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया था 1693 में। 1693 में इन्होंने पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया। बाद में रिजविक की ट्रीटी होती है और 1907 में ये फिर से पौंडीचेरी को फ्रांसीसी को लौटा देते हैं। इसी का रिलेशन रिजविक ट्रीटी से है। ये सवाल जो है ना, आसान सवाल है। और इस तरह के सवाल अगर आप अभी पूछ रहे हो तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपको अपने लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। सवाल क्या है? कुछ है नहीं इसके अंदर। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई? द्वितीय आंग्ल मराठा, तृतीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मराठा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर, ऐसे करके। देखिए, श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी कब हुई थी?
1792 में ये ट्रीटी हुआ था श्रीरंगपट्टनम का। और इसके द्वारा जब ये ट्रीटी हुई तो अंग्रेज और मैसूर के बीच में हुआ था। इस ट्रीटी से 3 करोड़ रुपए देने पड़े इनको, 2 बेटे को बंधक के रूप में देना पड़ा, और राज्य का बहुत बड़ा एरिया इन्होंने अंग्रेज को दिया था। एक तरह से श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी ना, वो उसने मैसूर को तोड़ के रख दिया। उसके बाद रिकवर करने का कोई चांस ही नहीं था, और ये चांस श्रीरंगपट्टनम की संधि ने किया था। निम्नलिखित में से किसे मराठा का मैकियावेली कहा जाता है? देखो, अब ये मराठा का मैकियावेली एकदम से वन लाइन स्टेटमेंट है, वन लाइनर स्टेटमेंट है। आप इसको सिर्फ पढ़ के याद कर लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस तरह के सवालों में। नाना फडणवीस, बालाजी बाजीराव, नारायण राव बाजीराव और भानुराव। तो नाना फडणवीस बहुत शार्प डिप्लोमैट थे और मराठा साम्राज्य के मंत्री थे। उनके इस मजबूती के कारण और उनके इस डिप्लोमेटिक नेचर और उनके शार्पनेस के कारण उनको मराठा का मैकियावेली कहा जाता है। किसने कहा? तो यूरोपीय के द्वारा एक उपमा दे दी गई उनके लिए, और उसी को हम लोग याद करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश से उन्होंने बचाया था एक लंबे समय तक। 75, क्वेश्चन नंबर 75, पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया था? पेशवा ने पुरंदर की संधि, बसाई की संधि, सालबाई की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ये आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, एकदम से बेसिक सवाल है। आंसर इसका होगा बी। और सबको पता है ये कब हुआ था? 1802, और इसके अंदर बसाई की संधि हुई। और किसके बीच में हुई? अंग्रेज के बीच में और पेशवा के बीच में। पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव सेकंड जान बचाने के लिए भाग रहे थे, अंग्रेजों ने प्रोटेक्ट किया तो ये सरेंडर कर गए और उनकी सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था। बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 31 दिसंबर 1602 में ये ट्रीटी होती है। 78 में क्या है? निम्नलिखित में से, अच्छा ये फैक्ट है, किस पेशवा के द्वारा 1739 में पुर्तगाली से सालसेट और बसीम पर अधिकार करने की योजना बनाई थी? आंसर इज बी, बाजीराव प्रथम ने ऐसा काम किया था। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? मुंशी शिवगांव की संधि किस लड़ाई के बाद हुआ था? पालखेड़ा की लड़ाई, कर्नाटक की लड़ाई, नेपाल की लड़ाई, देवराय की लड़ाई, किस युद्ध के बाद हुआ था? देखिए, आंसर इज पालखेड़ा। फैक्ट यह है कि 1728 में बाजीराव ने निजामुल मुल्क को, और यह लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो हैदराबाद के निजाम और मराठे के बीच में। तो निजाम कौन थे? निजामुल मुल्क। और जो मराठे थे बाजीराव, उनके बीच में लड़ाई हुआ। बार बार मराठा निजाम के एरिया में अटैक करता था, परेशान करता था। इसको लेकर निजाम के बीच में ट्रीटी होती है और 1728 में ये ट्रीटी होती है। निजाम ने मराठों को बोला कि यार मत आओ हमको परेशान करने, हम तुमको चौथ और सरदेश मुखी दोनों देते हैं, तो दोनों लीजिए और खुश रहिए और हमारे पास मत आइए। तो वो तैयार हो गए। यही है आपका मुंशी शिवगांव की संधि। 92 में क्या है? निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ करने का उद्देश्य नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट प्रारंभ करने का उद्देश्य नहीं था। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को आय को निश्चित करना। दूसरा, कृषि की उत्पादकता में सुधार करना और कृषि का विस्तार करना। तीसरा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जमींदारों का एक निष्ठावान वर्ग का निर्माण करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा 5 सालों के लिए भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया। तो इसका आंसर सबको पता है। कितने साल के लिए किया था? स्टार्टिंग में 5 साल के लिए नहीं, परमानेंट के लिए कर दिया था। तो इसको पता है। और यहां पे क्वेश्चन पूछने के साथ साथ हमसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया है कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन इनको करना किस बात को लेकर है कि क्या ब्रिटिश मतलब कृषि की उत्पादकता में सुधार करना तथा कृषि का विस्तार करना। बिल्कुल, जमींदारी प्रथा के अंदर यह सोचा गया कि अगर हम जमींदार को हमेशा के लिए लैंड दे देंगे
तो वो खुश होके, क्योंकि उनका अपना लैंड हो गया, जब तक वो लगान देंगे तब तक उसका अपना है, तो वो अच्छे से एग्रीकल्चर डेवलप करेंगे, पहला। दूसरा, आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदार से न्यायिक अधिकार छीन लिया था। तो पहले क्या था, वो न्यायिक अधिकार भी था उनके पास, जुडिशियल पावर भी था, वो छीन लिया। क्यों छीना? क्योंकि जमींदार एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, तो इसके कारण छीना था। इसीलिए इसका एक पर्पस ये भी था कि एग्रीकल्चर ग्रोथ होगा, सिर्फ पैसे की बात नहीं थी। क्लियर हो गया? चलो आगे। अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, चलो फॉल्स स्टेटमेंट देखो, यहां पे अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया। सर ग्रांट के अनुसार अस्थायी बंदोबस्त का स्वामी जमींदार को होना चाहिए। सर जॉन सोर जमींदारी बंदोबस्त को केवल 10 साल के लिए लागू करना चाहता था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। आंसर क्या होगा? फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? आंसर क्या है बताइए? 93। यहां पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए भी है कि थोड़ा सा जब डिटेल में जाएंगे ना तो यहां पे दिक्कत होने की संभावना है, इसीलिए हमने ये सवाल पूछा है। यहां पे कंफ्यूजन होना बड़ा ही जिन्यून है। अब देखिए कैसे, सिंपल सा फैक्ट है। आप किसकी बात कर रहे हो? आप कर रहे हो परमानेंट सेटलमेंट की बात, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के अंदर 2-3 ऐसे फैक्ट हैं जिसको आपको समझना होगा। पहला, इसके अंदर 3 कैरेक्टर है। पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा कैरेक्टर जॉन सोर है और तीसरे कैरेक्टर जेम्स ग्रांट है। ठीक है, अब यहां पे है ये कि सर जेम्स ग्रांट, यहां पे आंसर इज बी गलत है। सर जेम्स ग्रांट परमानेंट सेटलमेंट में जो जमींदार है उसको, जमींदार को भूमि स्वामी नहीं चाहता बल्कि सरकार को चाहता है। ठीक है, 3 कैरेक्टर हैं देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जेम्स ग्रांट, जॉन सोर। इसमें जेम्स ग्रांट चाहता है कि जमींदार को मालिक नहीं बनाए, वो केवल टैक्स कलेक्ट करने वाला एजेंट हो, और अस्थायी बंदोबस्त में जो जमीन का मालिक हो वो हो जाए सरकार। तो यहां पे ये हो गया अस्थायी बंदोबस्त। और जॉन सोर क्या चाहते थे? जॉन सोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या चाहते थे? जॉन सोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस चाहते थे कि जमींदार एक्चुअल मालिक हो, क्योंकि ये दोनों वहां के जमींदार थे, तो थोड़ा जमींदार के प्रति इनकी सिंपैथी थी। लेकिन फिर जॉन सोर और कॉर्नवालिस में एक दिक्कत थी। जॉन सोर कहता था कि नहीं, जमींदारी सिस्टम को भी 10 साल के लिए लागू करो। कॉर्नवालिस कह रहा था कि नहीं, जमींदारी सिस्टम परमानेंट हम लागू करेंगे। तो ये सब थोड़े थोड़े अंतर हैं, तो इस कारण से 3 कैरेक्टर और उनके 3 काम को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा? निम्नलिखित में से, ये तो आसान सा सवाल है, क्या है ये, इसको पूछोगे, इनमें से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे अधिक एरिया पे लागू होती? बताइए आप ही लोग, बताओ, बताने की भी जरूरत नहीं है, बताइए अभी कौन थे, कौन था सबसे अधिक एरिया पे? कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम सबसे अधिक एरिया पे था? आंसर इज ए, डी नहीं होगा। आंसर इज ए, डी नहीं होगा। जब इरिगेशन वाला क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में, इरिगेशन सबसे अधिक किससे होता है? लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई, बृहद सिंचाई, बृहद प्लस मध्यम सिंचाई, तब भी लघु सिंचाई ना आगे निकल जाता है। उसी तरह से रैयतबाड़ी, महलवाड़ी, जमींदारी, और फिर महलवाड़ी और जमींदारी भी ऐड कर देगा ना, तब भी रैयतबाड़ी आगे निकल जाता है। रैयतबाड़ी 51%, महलवाड़ी 30%, जमींदारी 19%। समझ में आ रहा है? तो अकेले जो रैयतबाड़ी व्यवस्था है जिसमें किसान के साथ एग्रीमेंट होता था वो 51% है, महलवाड़ी 30% है और जमींदारी व्यवस्था 19% है। जोड़ लीजिए, एक तरफ दोनों को मिला के 49% होगा, एक अकेले 51% है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। 101 देखो, इसका ये जो सवाल है ना, चलिए देखते हैं। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों में से असत्य कथन चुनना है, फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 से 1813, औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1860, वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947 एंड औद्योगिक पूंजीवाद फिर से 1813 से 1930। तो देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, 3 अलग अलग फेज है। जब हम ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को देखते हैं तो उसको 3 अलग अलग फेज में हम डालते हैं।
एक होता है ट्रेड कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। 3 फेज है, इसमें डी वाला आंसर गलत है। ठीक है, डी वाला आंसर गलत है। ट्रेड कैपिटलिज्म के अंदर जो ब्रिटिश व्यापारी थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ट्रेड पे मोनोपोली चाहती थी। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के अंदर वो चाहती थी कि हमारी इंडस्ट्री का पूरा मार्केट हो। और इसके अलावा जो तीसरा कंडीशन था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के, इसमें यह भी था कि भारत को रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर बना दिया जाए और हमारे जो प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, उसके लिए मार्केट बना दिया जाए उसको। ये सारी चीजें की गई। और फाइनेंशियल कैपिटलिज्म में क्या था, इन दोनों फेज से जो पैसे कमाए गए उसको हमारे यहां ही अलग अलग फॉर्म में इन्वेस्ट करके दिया गया, जैसे रेलवे के लिए, खान के लिए, बगान के लिए, और उससे इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो हमसे ही कमाए पैसे को हम ही को उधार देकर फिर से इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो ये 3 अलग अलग फेज था। 102 देखो, इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत बाल श्रमिकों की सुरक्षा की गई। दूसरे फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को सप्ताह में 1 दिन पूर्ण अवकाश देने की बात की गई। दूसरे फैक्ट्री एक्ट 1891 में स्त्रियों और बच्चों के लिए काम के घंटे निर्धारित किए गए। दूसरे फैक्ट्री एक्ट 1891 में पुरुषों के लिए अधिकतम काम के घंटे निर्धारित किए गए। ये सारे फैक्ट्स हैं। आंसर क्या होगा? एक मिनट, इस सवाल में दिक्कत है। ऐसे आंसर इसका डी है, थोड़ा सा इस सवाल में दिक्कत है। इस सवाल में प्रॉब्लम एक है, ठीक है, उसको हम अपडेट करके, इस सवाल को अपडेट कर दिया जाएगा। पहला और दूसरे फैक्ट्री एक्ट का जो प्रोविजन है ना, उसमें थोड़ा सा क्लैश हो रहा है, इसको ठीक करके दे दिया जाएगा, सॉल्व कीजिएगा, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब जो क्वेश्चन में एरर है तो बात करने का मतलब नहीं बनता, और एरर है तो है, कोई बात नहीं। 107 देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? सत्य कथन, सत्य, ट्रू स्टेटमेंट क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने का उद्देश्य हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म को पुनर्जीवित करना था। ठीक है। 1875 में HP ब्लावेत्स्की तथा कर्नल S अल्कॉट ने इसकी स्थापना अमेरिका में की। 1882 में सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के नजदीक ओडियार में स्थापित हो गया। 1897 में अल्कॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष बनी। ये सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो, इस सवाल को सॉल्व करिए। इस सवाल में ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। इस सवाल में आपका ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए था, गलती नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली इसमें एक नंबर पे सबको कंफ्यूजन है, मैक्सिमम को कंफ्यूजन है। क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए ही था, या सभी धर्मों के लिए था, या बौद्ध और जैन भी इंक्लूड थे टाइप की चीजें, ईसाई क्या नहीं था? ऐसे सवाल आपके मतलब पूछे गए ग्रुप में, है ना। देखो, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसको हमको नहीं पता क्या था, नहीं था। ऑप्शन देखिए और ट्रू स्टेटमेंट चुनना है। एक तो किसी में नहीं छूटा है, एक नहीं छूटा, इसका मतलब एक नंबर तो सही है। ऐसे करके क्वेश्चन सही किया जाता है। अब एक नंबर तो होगा ही, तो एक पे तो भरोसा ही कर लो कि एक होना ही होना है। एक होने के बाद जो भी कंफ्यूजन है एक में है, बाकी तो सब फैक्ट्स है जिसको आप पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि नहीं सही है, बाकी फैक्ट्स सब सही है। तो एक में दिक्कत था, एक ने ऑप्शन, आपके इस 4 ऑप्शन ने उसको आसान बना दिया। तो 4 ऑप्शन ने आसान बना दिया, एक सही हो गया, बाकी सिंपल फैक्ट है, आंसर इज डी। इसके बाद भी गलती हो गया है, इसके बाद भी गलती की गई है एक को लेकर, समझ में आ रहा है? तो ये नहीं होना चाहिए। आप ना आसान सवाल में गलती ना करो, ये आसान सवाल है, क्योंकि ये आसान सवाल था नहीं, दिक्कत हो सकता था, बट ऑप्शन ने इसको आसान बना दिया। 112 ये तो सीधा फैक्ट है सर। राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखित पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है, यही सवाल है। फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, इसको तूफात उल मुवाहिदीन भी कहा जाता है, तूफात उल मुवाहिदीन भी कहा जाता है। और ये फारसी भाषा में 1809 में
राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। चलिए हम लोग बात करते हैं 113 नंबर का सवाल। क्या है? राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित में से असत्य फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। क्या हो गया इसमें? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपने सिली मिस्टेक किया है। और कैसे किया इसको देखिए। राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रीसेप्ट ऑफ जीसस किताब लिखा गया। इनके प्रयास से सती प्रथा की समाप्ति 1829 में हुई। इट्स कूल, ठीक है। विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना चाहते थे। तीसरा, राजा राम मोहन राय विधवा विवाह, बाल विवाह और छुआछूत की आलोचना करते थे। इनमें से कोई नहीं। इसी ऑप्शन में आपका जवाब भी है। इसी ऑप्शन में आपका जवाब है लापरवाही हुई, गड़बड़ हो गया। ठीक है, लापरवाही हुई और गड़बड़ हो गया। यहां पे देखो बी और सी, विधवा विवाह, वीडो रीमैरिज को इनकरेज करना चाहते थे, सही हो गया। और विधवा विवाह, बाल विवाह और छुआछूत की आलोचना करते थे। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बाल विवाह और छुआछूत को पकड़ लिया, विधवा विवाह क्या इसकी आलोचना करते थे? तो देखना होगा ना कहां पे क्या था। तो आंसर गलत क्या हो गया? सी, आंसर सी, क्योंकि विधवा विवाह उसमें ऐड हो गया। तो ऐसे सिली मिस्टेक से बचना है, ध्यान रखिएगा। 133 आई थिंक ये लास्ट है। चलिए लास्ट, इसमें इस 133 भी तो आसान है। मेन दिक्कत क्या है ना कि जो नए स्टूडेंट है वो तो स्टार्टिंग से ही तैयारी करते हैं ना, तो उनके लिए तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती है स्टार्टिंग में। देखो सत्य, ट्रू 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 है या फॉल्स? नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट है ना, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। एक मिनट, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, ट्रू नहीं फॉल्स है। अपडेट कर दिया गया आपने। स्वामी दयानंद सरस्वती पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर चलो या लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती मथुरा में बिरजानंद के शिष्य बने और पाखंड खंडनी पताका 1863 में लहराया गया। तो इसमें कोई नहीं है, पाखंड खंडनी पताका जो है वो 1867 में लहराया गया था महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा हरिद्वार में कुंभ के मेले में। ये तो आपको लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। लेकिन अब पाखंड खंडनी से आपको दिक्कत है। एक्चुअली जो ये पताका जो नहीं लहराता है वही पताका है और कुछ नहीं है। और ये इसीलिए लहरा रहे थे कि हिंदू रिलीजन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पंडित या अलग अलग तरह के लोग हैं जो पाखंड करते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं सनातन धर्म के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां आ गई हैं। उसके अगेंस्ट में विरोध के रूप में इन्होंने एक तरह से पाखंड खंडनी पताका लहराया था। तो ये फैक्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो आपका पेपर 1 डिस्कशन पूरा होता है। अब हम लोग मिलेंगे पेपर 2 में नए सवालों के साथ। कुछ रह जाए तो ग्रुप है, उसके अंदर ग्रुप है या आपको अलग अलग पीएमपी ग्रुप में ऐड कर दिया गया, आप वहां से बात कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।